बड़ी जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर यहां पर यह है कि गोविंद कांडा आज नामांकन भरेंगे। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब एसडीएम कार्यालय में गोविंद कांडा पर्चा भरेंगे। तो आपको बता दें कि सिरसा विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं गोविंद कांडा। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं गोविंद कांडा और बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक भी हैं गोविंद कांडा। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और ये खबर सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज ने दिखलाई है। तो बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए गोविंद कांडा इलाहाबाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतरने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बड़ी खबर यहां पर यह है कि सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय में गोविंद कांडा पर्चा भरेंगे। सिरसा विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं गोविंद कांडा और हाल ही में गोविंद कांडा ने बीजेपी ज्वाइन की थी। और बात करें यहां पर एक दिन पहले की, तो एक दिन पहले गोविंद कांडा ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ से मुलाकात की थी और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े से भी मुलाकात की थी। तो आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक तौर पर लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट को लेकर गोविंद कांडा का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, विनोद तावड़े जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे सुभाष बराला जी का और पूरी टीम का, बीजेपी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मेरे ऊपर भरोसा जताकर मुझे जो आशीर्वाद दिया है, टिकट दिया है, मैं उनके भरोसे पे पूरा उतरूंगा। और मैं आज मेरे सिरसा की जनता, इलाहाबाद की जनता, रानिया की, पूरे जिला की जनता से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अभी यहाँ से 10 बजे सिरसा से तारा बाबा कुटिया से रवाना होकर इलाहाबाद पहुँच रहा हूँ फार्म भरने के लिए। आप मुझे आशीर्वाद दें और घर घर तक ये मैसेज पहुँचाएं और घर घर तक मुझे आशीर्वाद देने का मैसेज पहुँचाएं कि मैं इलाहाबाद से भारी मतों से विजयी हूँ और आपकी सेवा, जो सेवा निरंतर जो समाज सेवा में करता रहा हूँ, उसके अंदर जो ये एक सरकार की सेवा और मिलकर मैं आपकी सेवा जारी रखूँ। तो गोविंद कांडा ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी करने को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, जो दायित्व दिया है, उस पर मैं जरूर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और लोगों को भी ये मैसेज देने की कोशिश करूंगा कि भारी मतों से मुझे विजयी करें और लोगों को जागरूक करने का काम भी मैं करूंगा। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बड़ी जानकारी हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक तौर पर लिस्ट जारी कर दी है जिसमें इलाहाबाद उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोविंद कांडा मैदान में उतरने जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, जिस तरीके से साफ तौर पर गोविंद कांडा ने यह कहा कि जो मुझे जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है उस पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा, फिलहाल समीकरण क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से सिर्फ जो है एक औपचारिकता बाकी रह गई थी टिकट की अनाउंसमेंट की, तो वो आज बीजेपी की तरफ से वो औपचारिकता भी पूरी कर दी गई है। एक लेटर जारी कर दिया गया है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इलाहाबाद उपचुनाव के लिए गोविंद कांडा बीजेपी के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा जो भरोसा है वो गोविंद कांडा पे जताया है, क्योंकि जिस प्रकार से वो लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, तमाम लोग उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, उनका किसी के बीच में फोन कराने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर किसी को बोल के उनसे मिलने की जरूरत, टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में एक जन प्रतिनिधि के तौर पर जो लोकल जो लोग हैं, सिरसा के आसपास के तमाम जो क्षेत्र हैं, इलाहाबाद की भी मैं बात करूं तो तमाम क्षेत्र के लोग उनसे आराम से मिल सकते हैं। दूसरी मैं बात करूं, तमाम जो
लोग हैं उनसे अपनी जो रिक्वेस्ट है, अपना जो काम है, अपनी जो समस्या है वो लेकर जाते हैं, तो तमाम समस्याओं का निदान मौके पर उनकी तरफ से करवाने की जो है कोशिश की जाती है। जो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो गोविंद कांडा है उनकी तरफ फिट बैठती हैं। और ऐसे में मैं हाल ही की बात करूंगा, जिस प्रकार से जो कोविड का दौर चल रहा था पूरे देश में, प्रदेश में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, लोग बेडों की वजह से अस्पताल में एडमिट नहीं हो पा रहे थे, दवाइयों की कमी थी। तो ऐसे में जो कांडा ब्रदर्स हैं, गोविंद कांडा और गोपाल कांडा की तरफ से एक हॉस्पिटल बनाया जाता है। 10 बेड, माफ कीजिएगा, 10 दिन में 150 बेड का जो हॉस्पिटल है वो सिरसा वासियों को सौंप दिया जाता है। तो ऐसे में एक अपनी निजी कोष से करोड़ों रुपए खर्च करके तमाम जो अपने प्रदेश के लोग हैं, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, अपने हल्के के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं गोविंद कांडा और गोपाल कांडा जो कांडा ब्रदर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं छवि काफी अच्छी मानी जाती है। ऐसे में जन हितैषी हैं, कहीं ना कहीं लोगों से सीधा सरोकार रखते हैं, कहीं किसी प्रकार की उनके बीच जो है जाने की दिक्कत नहीं होती, तो लोगों के मन साथ रहना और हल्के में रहना तो कहीं ना कहीं साफ संकेत है कि गोविंद कांडा जो है बेहतर प्रत्याशी होते हैं। कहीं ना कहीं जो और कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं इस बात के एक इंटरनल सर्वे जो बीजेपी की तरफ से कराया गया, उस सर्वे की मैं बात करूंगा तो तमाम समीकरण यहां जांचे गए। तमाम समीकरणों में सबसे हैवी वेट का कैंडिडेट जो है वो गोविंद कांडा के रूप में जो है निकलकर सामने आया, और जिस पर बीजेपी ने आज अंतिम मोहर लगा दी, जिनके नाम पर अब यहां से ताराबाबा कुटिया से आशीर्वाद लेकर कहीं ना कहीं 10 बजे यहां से निकलने का जो है कार्यक्रम रहेगा, और 11 बजे के आसपास जो है वो अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे एलनाबाद। जी रवि, अगर बात करें यहाँ पर, चूंकि इस बात में कोई दोराय नहीं है, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि गोविंद कांडा के सामने एक अपनी ही तरह की एक बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि वो इनेलो का गढ़ भी कहा जाता है और इनेलो के गढ़ में सेंधमारी करना आसान नहीं होगा, इस बात में कोई दोराय नहीं है। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने गोविंद कांडा पर अपना विश्वास जताया है, आशीर्वाद दिया है, तो ऐसे में ये भी समझना होगा जहां पर गोविंद कांडा के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, तो जो दूसरे दलों के जो उम्मीदवार हैं, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अभय चौटाला के सामने भी किस तरह की चुनौतियां हैं? बिल्कुल, देखिए, किसान आंदोलन कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में फैक्टर जो है वो साबित हो सकता है। हाल ही में किसानों की तरफ से एक जो है एक कैंडिडेट है, उसका भी नाम अनाउंस किया गया है। तो तमाम जो चर्चाएं हैं कहीं ना कहीं ऐसे में जो किसान आंदोलन है किस करवट बैठता है, अगर अभय सिंह जो चौटाला है उसकी तरफ अगर किसान ज्यादा प्रभावित होते हैं, या फिर जो किसान जो नेता हैं उनकी तरफ से एक कैंडिडेट को यहाँ नॉमिनेट किया गया है उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं, तो देखने वाली बात ये रहेगी कहीं ना कहीं किसान फैक्टर एक अहम भूमिका निभाने वाला है। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा बीजेपी के अनुशासन की, बीजेपी की मैनेजमेंट की, तमाम जो चीजें हैं बीजेपी का अनुशासन के तौर पर जो है वो पार्टी है, तमाम जो लीडर्स हैं उसके एक अनुशासन में रहने वाले नेता हैं, जिस प्रकार से वो अपने जो कैंडिडेट है उसके तमाम जो चीजें हैं उन पर जांच के, उनको परख के फिर जो है अपना कैंडिडेट बनाती है। कहीं ना कहीं सारी खूबियां उस कैंडिडेट में होनी चाहिए, तब जाके जो है वो कैंडिडेट बीजेपी का बनता है। ऐसे में मैनेजमेंट की पार्टी, जिसको बीजेपी को कहा जाता है कि एक मैनेजमेंट के रूप में कहीं ना कहीं सबसे बेहतर काम करती है, एक सब लोगों को एक साथ लेके चलती है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाती हैं। मैं बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस का जो है अभी तक जो है टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार बड़ौदा उपचुनाव में आपको देखने को मिला, ऐसा ही कहीं ना कहीं जो है एलनाबाद उपचुनाव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव में भी जिस दिन नॉमिनेशन किया जाना था, रात को माफ कीजिएगा सुबह 3 बजे, लास्ट डे सुबह 3 बजे डिक्लेयर होती है टिकट। कहीं ना कहीं जो उनके आपसी मनभेद हैं या मतभेद हैं उनके चलते कहीं ना कहीं ये दिक्कतें उनकी तरफ से आती है। तो ऐसे में जो पार्टी कहीं ना कहीं आपसी फूट के कारण जो टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाती टाइम पे, तमाम जो चीजें हैं, तो इलेक्शन में कहीं ना कहीं उसके लिए खासी मुसीबत का सामना उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि तमाम नेताओं को साथ लेके चलना पड़ता है इलेक्शन में, तमाम जो लीडर्स हैं उनके साथ जो है बातचीत करनी पड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक अलग सी ही समस्या रहती है शुरू से ही। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जो मुसीबतें वो काफी रहने वाली हैं। मैं बात करूं कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से गोविंद कांडा को टिकट दी गई है बीजेपी की तरफ से, तो गोविंद कांडा का सबसे मेन प्लस पॉइंट यही है कि समाज सेवी हैं।
समाज की सेवा करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए इजी पॉइंट ये भी हो जाता है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है लगातार प्रयास कर रही है कि क्षेत्र में जिस प्रकार से काम होने चाहिए वो काम नहीं हुए। हालांकि अब जो बात जो कही जा रही है कि हल्के के जो लोग हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि 8-9 दफा जो है इनेलो को जिता लिया, सरकार से दूर वो रहे हैं, तो इतना जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया, तो ऐसे में अब क्यों ना सत्ता का भागीदार बना जाए। तो एलनाबाद की जनता इस बात को भी समझ रही है कि सरकार के साथ जाने में उनका कितना फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, इस बात को भी कहीं ना कहीं कई उदाहरण है हमारे समाज से ही निकलते हुए, और कई उदाहरण राजनीतिक तौर पर भी हैं कि जब उपचुनाव होता है तो सत्ताधारी पार्टियों के लिए एक प्लस पॉइंट ये होता है, एक सकारात्मक पहलू ये होता है कि, और समझ में भी आता है, देखने को भी ये मिलता है कि उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी पार्टी जीतती है। और यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी, चूंकि बड़ौदा उपचुनाव का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है और ऐसे में अब एक और उपचुनाव हमारे सामने होगा, तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी क्या इसको अपने पक्ष में नैरेटिव क्रिएट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गोविंद कांडा का आज किस तरीके से स्केड्यूल रहने वाला है। 10 बजे वह बाबा ताराजी कुटिया से रवाना होंगे और 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन इस दौरान उनके साथ कौन कौन बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए इस 10 बजे जो है तारा बाबा की कुटिया से आशीर्वाद लेकर गोविंद कांडा जो है एलनाबाद के लिए रवाना होंगे। वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए 11 बजे लगभग वहां पहुंच जाएंगे। 11 बजे का समय रखा गया है नामांकन दाखिल करने का। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जो है इलेक्शन प्रभारी जो है सुभाष बराड़ा, सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल भी हो सकते हैं। तो तमाम ऐसे लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स, मास लीडर्स हैं बीजेपी की, जो आज इस नामांकन के मौके पर शामिल होने जा रहे हैं। जी रवि, यहाँ पर अगर बात करें, चूंकि एक पहलू पर चर्चा करना ये भी जरूरी है, जो गोविंद कांडा का सियासी सफर रहा, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, वो कहीं ना कहीं बेहतर है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से लेकर कहीं ना कहीं विचार विमर्श करने को मजबूर हो गई थी, क्योंकि रानिया विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा था वो बेहतर रहा था। हालांकि वह दूसरे स्थान पर रहे थे, 2014 की बात करें चाहे 2019 की बात करें, तो पहले की राजनीतिक पृष्ठभूमि और वर्तमान में जो राजनीति देखने को मिल रही है, पल पल सियासत बदलती हुई देखी जा रही है, ऐसे में सबसे बड़ा अंतर किस तरीके से हम देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 2014 की आपने जिक्र किया, 2019 का जिक्र किया, तो तमाम दोनों इलेक्शंस हैं। हालांकि हल्के मार्जिन से जो गोविंद कांडा है वो जो है अचीव करते करते रह गए। कहीं ना कहीं मैं बात करूं, अब जो इलेक्शन आया है 2021 का जो बाई इलेक्शन है, इसमें एक अलग रूप में ये पूरा ही जो चुनावी माहौल है ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता किस करवट ऊंट बैठेगा। हालांकि जिस प्रकार से जो पहले जो इनेलो की गढ़ कहा जाता था कि इस गढ़ से कोई जो है किला फतेह नहीं किया जा सकता, कोई और पार्टी इस गढ़ को फतेह नहीं कर सकती, ऐसे में गोविंद कांडा पे भरोसा जताना बीजेपी के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी एक रणनीति रहती है, उनके जो काम करने का अंदाज है, लोगों से मिलने का अंदाज है, उनका वे ऑफ टॉकिंग है, तो तमाम चीजें हैं वो उनके फेवर में बैठती हैं। और अब मैं बात करूं, जिस प्रकार से आपने बात की रानिया विधानसभा से जो है रनर अप रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी चीजें हैं, उन 2 इलेक्शन से भी जो है गोविंद कांडा ने कुछ ना कुछ सीखा है कि क्या कमी उन इलेक्शंस में रही है। तो ये तीसरा ही जो इलेक्शन है उनका काफी अहम रहने वाला है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो साथ है, लास्ट टाइम जो वह है अपनी अकेले की दम पे जो है वो इलेक्शन लड़ा था, मात्र कुछ हजार के वोटों से वो मार्जिन से रनर अप रहे। ऐसे में अब बीजेपी का साथ है, हलोपा का साथ है, जजपा का साथ है, तो काफी अहम रहने वाला है ये इलेक्शन। और काफी बड़ा जो है राजनीतिक जो है इनेलो की तरफ से जो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि अभय सिंह चौटाला जो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो उसके बाद अपने बेटे का नाम उनका प्रपोज करने की बात चल रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके परिवार की तरफ से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से ये कहा गया उनको, ये जो टेस्टिंग का समय है वो नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने बेटे को अगर इस इलेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हार का मुख देखना पड़ सकता है, काफी टफ फाइट रहने वाली है। तो साफ संकेतों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये बातें जो है अंदरूनी तौर पर उनको कही है, तो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को दोबारा मैदान में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी बिल्कुल, और कई ऐसे फैक्टर हैं जिन पर ध्यान देना और जिन पर विचार विमर्श करना भी बेहद जरूरी है, और वो पहलू उसमें से एक ये है कि पवन बेनीवाल, और पवन बेनीवाल का नाम कांग्रेस की तरफ से लगातार सामने आ रहा है, और ये भी बात कही जा रही है कि महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है
तो पवन बेनीवाल वही शख्स हैं, वही राजनीतिज्ञ हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन अब कांग्रेस में शामिल हुए और मजबूत दावेदार उनको माना जा रहा है। और बात करें यहां पर 2014 की तो 57,000 से ज्यादा वोट उनको मिले थे। एक बड़ी चुनौती गोविंद कांडा के सामने ये भी होगी। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने 57,000 वोटों की जो बात कही है, कहीं ना कहीं एक इसमें जैसे जो बीजेपी की तरफ से जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, कहीं ना कहीं वो एडवांटेज एक पार्टी का एफडी टाइप वोट भी होता है। मान लीजिए कोई एक नया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ने जाता है तो वो जीरो से शुरू होता है, और पार्टी का अपना एक जो वोट बैंक होता है, एफडी टाइप जो वोट है वो करीब 10,000 8,000 जो अलग अलग पार्टियों के हिसाब से वो होता है। तो ऐसे में वो एडवांटेज उनको मिला। कहीं ना कहीं जो अभय चौटाला के धुर विरोधी थे, जो उनके जो अपोजिशन में जो लोग रहते हैं, उनके खिलाफ जो लोग रहते हैं, वो तमाम जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर पवन बेनीवाल की तरफ गया। तो हालांकि अब पवन बेनीवाल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, कहीं ना कहीं जो चीजें ये हैं, अब पवन बेनीवाल और जो है अभय सिंह चौटाला एक दूसरे के दूर विरोधी रहे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया है उन्होंने। नशे के व्यापार को लेकर भी कहीं ना कहीं उन दोनों पे आपसी टिप्पणियां एक दूसरे पे काफी हावी रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि पवन बेनीवाल जो है नशे का व्यापार करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा गया था कि जो है एक दबंग जो नेता के तौर पर, दबंगई के तौर पर जो है अभय सिंह चौटाला जो है अपनी विरासत को कायम रखते हैं। तो ऐसे टिप्पणियां बहुत देखने को मिलेंगी। हालांकि ये पिछले इलेक्शंस की बात थी, तमाम जो चीजें थी वो दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों नेताओं की तरफ से एक दूसरे को कही गई। तो हालांकि जो अब समीकरण है, जो पवन बेनीवाल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में इतना अच्छा कांग्रेस ने यहां प्रदर्शन नहीं किया है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी अब ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय होता है या फिर इनेलो या जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं गोविंद कांडा, इनमें डायरेक्ट फाइट होती है। अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो काफी रोचक ये मुकाबला होने जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का जो लोगों ने उम्मीद भी नहीं करी थी, उस प्रकार का ये मुकाबला देखने को यहां मिलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी एक और बात समझने वाली यह है कि हर पार्टी की तरफ से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, और वो पॉलिटिकल नैरेटिव है। किसके पक्ष में रहेगा ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर समझने वाली बात है कि तमाम सियासी दलों के अपने अपने मुद्दे हैं, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर ये कह रही है, और प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे को लेकर आगे जाएंगे। तो एक तरफ विकास का मुद्दा है और दूसरी तरफ किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन का रुख हम देख रहे हैं किस तरीके से अख्तियार हो रखा है। तो ऐसे में इन फैक्टर्स पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। पॉलिटिकल नैरेटिव कहीं ना कहीं ये किसके पक्ष में होगा, ये देखने वाली बात होगी। जैसे एक बार अपना सवाल दोहराएं। सवाल यहाँ पर यह है, जिस तरीके से अब इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, यहाँ पर सभी पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। एक तरफ अभय सिंह चौटाला है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं पवन बेनीवाल, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, और गोविंद कांडा जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब उम्मीदवार हैं, औपचारिक ऐलान हो गया है। ऐसे में पॉलिटिकल नैरेटिव किसके पक्ष में जाएगा ये तो आने वाली बात है, लेकिन किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। बिल्कुल यश, देखिए जो कई सरकारें रही हैं प्रदेश में, कई सरकारों में कई आंदोलन हुए हैं, वो आंदोलन किस प्रकार से निपटे हैं और ये आंदोलन किस प्रकार से निपट रहा है या किस प्रकार से चल रहा है, वो आंदोलन किस प्रकार से चले। तो लोग तमाम ये रुचि भी रखना चाहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पक्ष में जो है, जो किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया या कुछ और चीजें हैं, तो उनका वो इतिहास भी जानना चाहेंगे कि किस इतिहास में, कौन से साल में कौन सा इलेक्शन हुआ, कौन से माफ कीजिए कौन सा आंदोलन हुआ, कौन सा आंदोलन किस तरह से जो है सरकार ने निपटा है, किस तरह से सरकार ने उसको एंटरटेन किया है। तो ये तमाम चीजें हैं। कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला है, किसानों के समर्थन में आए थे और किसानों के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से कैंडिडेट अपना भी उतार दिया गया है। अब भी देखने वाली बात यह होती है कि जो कैंडिडेट किसान नेताओं की तरफ से उतारा गया है, या फिर अभय सिंह चौटाला जो है किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि
जो किसानों का नेता है वो कहीं ना कहीं जो उसको वेटेज मिलती है, या फिर जो किसानों के लिए इस समर्थन में इस्तीफा देके आए उसको वेटेज मिलती है। कहीं ना कहीं बीजेपी के एंटी तो ये चीजें हैं, लेकिन बीजेपी जो है विकास के मुद्दे पर राजनीति करने वाली है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विकास की बातें वो करते हैं, तमाम प्रदेश में सम्मान विकास की बातें वो करते हैं, या किसानों के हित की जो उन्होंने प्लान्स जो बनाए हैं, या फिर जो भी तमाम योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं जो निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाती, वो उनको इम्प्लीमेंटेशन कराना है, या फिर तमाम जो चीजें हैं वो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है लोगों के सामने रखेगी और उसी पर इलेक्शन लड़ने वाली है बीजेपी सरकार। जी बिल्कुल, यहाँ पर रवि कालीरमन, एक बड़ी चुनौती गोविंद कांडा के सामने ये भी रहने वाली है, क्योंकि बहुत कम समय है और इस कम समय के दौरान, इस कम पीरियड के दौरान प्रचार भी करना है और अपने पक्ष में नैरेटिव एक बनाने की कोशिश भी करनी है, क्योंकि एक एडवांटेज उनको मिलेगा। ये जाहिर सी बात है कि वह समाज सेवा के तौर पर उनको ये एडवांटेज मिलेगा, पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि समय बेहद कम है और तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार भी उनके सामने होंगे और प्रचार किस तरीके से रहेगा, समय बेहद कम है और समय इस कम के भीतर वो किस तरीके से लोगों के मन के भीतर अपनी जगह बना पाते हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। इस फैक्टर पर भी चर्चा होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि समय बहुत कम है, ऐसे में समय उन लोगों के लिए कम होता है जो नए चेहरे होते हैं। कहीं ना कहीं जो गोविंद कांडा है या गोपाल कांडा, दोनों ब्रदर्स हैं, सिरसा वासियों के लिए नए नहीं है। कंटिन्यू वो लोगों के बीच में रहते हैं, कहीं उनको इस चीज के लिए जो है ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि लोगों के बीच जाना है, एक दूसरे से जो है बात करनी है, उनको जान पहचान बढ़ानी है, तो जान पहचान उन लोगों के बीच में है। तो कहीं ना कहीं बस अब लोग जो नाराज हैं, किस वजह से कुछ लोग नाराज हैं, उनको कैसे मनाया जाए, या जिन लोगों की जो समस्या है उनको समझा जाए, या फिर जिस गांव की, जिस क्षेत्र की जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं आकलन उसका किया जाए और तमाम वो समस्याएं सुलझाने के जो है वो प्रयास किया जाए। उनको आश्वासन दिया जाए कि आने वाले समय में हम आपके लिए ये काम करेंगे, आने वाले समय में आपकी ये दिक्कत है तो हम इस प्रकार से आपकी ये दिक्कत ठीक करेंगे। सिर्फ ये बातें हैं, कहीं ना कहीं जनहितैषी तो वो है, क्योंकि जिस प्रकार से वो समाज सेवा यहां से करते हैं, लंबा समय उनको हो गया लोगों के बीच रहते हुए, तो वो जान पहचान की जरूरत उनको कहीं ना कहीं नहीं पड़ने वाली। लोग उनको जानते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बातें ये हैं जो नैरेटिव्स, जो किसान आंदोलन के बीच प्रति जो लोग नाराज हैं, कहीं ना कहीं उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि ये चीजें हैं, ये इस कानून में फायदे हैं, आपको ये चीजें गलत लगती हैं तो आप हमें ये बताएं, हम इनका सुधार कर सकते हैं। तो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे। जी चलिए रवि कालीरमन, लगातार आप हमारे साथ बने रहे, हम आपसे लगातार इस बात को लेकर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर, जो कि अब एक किसी राजनीतिक दल के लिए साख का सवाल है, किसी के लिए नाक का सवाल है, और चुनौतियां भी सभी राजनीतिक दलों के लिए अपने अपने सामने खड़ी है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने ही इस खबर को ब्रेक किया कि गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। महज औपचारिक ऐलान होना बाकी था, अब औपचारिक ऐलान भी हो गया, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कितनी बड़ी चुनौती होगी और कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतरीन अवसर है। चुनौती तो उस राजनीतिक दल के लिए है जो राजनीतिक दल लगातार इस बात का दावा करता रहा कि ऐलनाबाद जो है उनकी बपौती है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारने का निर्णय लिया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जिताऊ उम्मीदवार है, जनता के बीच में जाके जनता की लड़ाई लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, जनता के लिए काम करने वाले उम्मीदवार। जी, स्वाभाविक है ये एक बेहतरीन अवसर भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस अवसर को कामयाबी में भारतीय जनता पार्टी बदलेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आपको लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ये भी चुनौती है, चूंकि किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन की तपिश खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है, और गोविंद कांडा को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है, क्योंकि उनके पास अपने ही एक एडवांटेज है और उनका एक अपना जनाधार है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, चूंकि ऐलनाबाद जो गढ़ है वो इनेलो का माना जाता है, और इनेलो के गढ़ में सेंधमारी करना कितनी बड़ी आप इसे चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं, और किन फैक्टर्स पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को काम करने की जरूरत है वर्तमान में?
देखिए, जहां तक आंदोलन की बात है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ राजनीतिक दल जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं जी वो इस चुनाव में इस विषय को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। जी लेकिन जहां तक किसान की बात है, प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जहां तक आपने उम्मीदवार की बात की, स्वाभाविक है 1 और 1 11 बनते हैं। ये केमिस्ट्री है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। जी 1 और 1 11 मतलब जो उम्मीदवार है उसका अपना प्रभाव, उसका अपना रसूख, प्लस जो पार्टी कैडर है उसका अपना प्रभाव, उसका अपना रसूख। जब दोनों मिल जाते हैं तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। जी। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि एलनाबाद में 50% से ज्यादा जाट वोटर हैं और जाट वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कितनी बड़ी आप इसे चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं? चूंकि तमाम राजनीतिक दल भी होंगे साथ में और वोट बटेंगे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। फिलहाल समीकरण क्या देख रहे हैं? देखिए, इस तरह का परसेप्शन जो है विरोधी दलों के द्वारा बनाया जा रहा है। वो लगातार इस तरह का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाट वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 2 चुनावों को, तो जाट वोटर ने भी खुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। आपने देखा, जब किसान का विषय आता है जिसके अंदर सभी वर्ग आ जाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक तिरंगा यात्रा हरियाणा में निकाली थी तो सभी वर्ग के किसान, उसमें जाट वर्ग के किसान भी थे, भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा को दिल खोल के समर्थन दिया था, उसमें शामिल हुए थे। तो ये जो विपक्ष का इस तरह का परसेप्शन या विपक्ष का जो ये प्रचार है, इस चुनाव में इस प्रचार की पोल भी खुल जाएगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि बड़ौदा उपचुनाव में जिस तरीके से थोड़ा ज्यादा मार्जिन था, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, आपके उम्मीदवार, आपके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे, तो कुछ इस तरह का हाल क्या इस वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है? क्योंकि पहले परिस्थितियां कुछ अलग थी, आज परिस्थितियां बहुत अलग है। नहीं, देखिए, जहां तक बड़ौदा चुनाव की बात है, बड़ौदा चुनाव को भी अगर आप देखेंगे, अगर हम चुनावी जीत की बात करें तो स्वाभाविक कांग्रेस की चुनावी जीत हुई थी। लेकिन अगर नैतिक जीत की बात करें तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी गठबंधन की नैतिक जीत हुई थी, क्योंकि हमारे उम्मीदवार ने पिछले चुनाव से 15,000 ज्यादा मत लिए थे। जबकि प्रचार ये हो रहा था कि आंदोलन की वजह से नहीं, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं कि परसेंटेज में भी इजाफा देखने को मिला था और वोटिंग में भी बेहतरी देखने को मिली थी। देखिए, सिरसा की स्थिति थोड़ा सा अलग है। जिला सिरसा के अंदर गोविंद जी की अपना एक प्रभाव है, उनका एक अपना राजनीतिक रसूख है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पिछले चुनाव में एलनाबाद से ही लगभग 45,000 मत लेके आया जी। उसके अंदर अगर आप गोविंद जी के प्रभाव को जोड़ देंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छे मार्जिन से जो है गोविंद जी जीत के आएंगे। जी, लेकिन प्रवीण जी, यहाँ पर समझने और विचार विमर्श करने वाली बात ये भी है, चूंकि पवन बेनीवाल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर वो सामने आ रहे हैं। तो पवन बेनीवाल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते रहे, हालांकि 57,000 से ज्यादा वोट उनको 2014 में मिले थे, लेकिन अब वह कांग्रेस में है और कांग्रेस की तरफ से अब उम्मीदवार के तौर पर उतर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ही एक उम्मीदवार जो कांग्रेस में शामिल हुआ और बीजेपी के ही उम्मीदवार को कड़ी चुनौती देगा, इस बात को भी समझना होगा। चूंकि 57,000 से ज्यादा वोट 2014 में और ठीक इसी तरह की स्थिति 2019 में भी देखने को मिली थी। देखिए, अगर आप उसी तर्क के ऊपर बात करें, मैंने जो अभी कहा था कि उम्मीदवार का अपना रसूख और पार्टी का कैडर, पवन बेनीवाल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं 2014 का, अब उनके पास एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो उस पार्टी के उम्मीदवार होंगे जिस पार्टी का एलनाबाद में कुछ है ही नहीं है जी। जो पार्टी पिछले कई चुनाव से एलनाबाद के अंदर अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है जी, अस्तित्व खोजने की कोशिश कर रही है, और जिस पार्टी के नेता आपस में चुनाव में एक दूसरे का कांटा निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पवन बेनीवाल का इस चुनाव में क्या हालात बनने वाले हैं। जी। और प्रवीण अत्रे जी, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि किसानों ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। विकल्प 4 नाम उनका है और हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में खुद किसानों ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इस खबर को और इस महत्वपूर्ण सूचना को किस तरह से देख रही है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर देश के हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। तो जब चुनाव लड़ने का अधिकार है तो जो भी चुनाव लड़ना चाहे वो स्वतंत्र है, वो आए और चुनाव लड़े। तो जहां तक विकल्प प्रचार की बात है, मैं देख रहा हूँ कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ संगठन ये कह रहे हैं कि हमारा समर्थन है, लेकिन कुछ संगठन कह रहे हैं हमारा समर्थन है। वो उनका आपस का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन को इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चुनाव में है कौन नहीं है, क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए और हम जीत के चुनाव आए। जी, आपको लग रहा है कि ओपी चौटाला
कुछ प्रभाव डाल सकते हैं और इनेलो के पक्ष में कुछ माहौल बना सकते हैं? देखिए, उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। चौटाला साहब उम्र के जिस पड़ाव में है, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करने की स्थिति में नहीं है। जी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चौटाला साहब एक बहुत बड़े नेता है, हरियाणा के एक अच्छी बड़ी शख्सियत है जी। लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस तरह सा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। एक सबसे बड़ा फैक्टर तो उम्र है। आयु के जिस पड़ाव में है, शारीरिक श्रम नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी देखना पड़ेगा। चलिए प्रवीण अत्रे जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, एसडीएम कार्यालय एलनाबाद में पर्चा दाखिल करेंगे गोविंद कांडा और सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है और सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय में गोविंद कांडा पर्चा भरेंगे। सिरसा विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं गोविंद कांडा और उनका अपना एक राजनीतिक रसूख है और साफ तौर पर जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, चाहे बात करें 2014 की, चाहे बात करें 2019 की, रानिया विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और कुछ मतों के अंतर से वह दूसरे स्थान पर रहे और हारे, लेकिन रनअप रहे। सबसे बड़ी बात यह, तो हाल ही में बीजेपी में गोविंद कांडा शामिल हुए थे और लगातार उनका नाम सामने आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से ही तमाम अटकलें और तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोविंद कांडा उम्मीदवार हो सकते हैं। और सबसे पहले ये जानकारी हरियाणा न्यूज ने ही आपको दिखाई थी और सबसे पहले ये जानकारी हरियाणा न्यूज ने ही ब्रेक की थी और लगातार हरियाणा न्यूज आपको इस खबर से भी अवगत करवा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है, बाकी सब कुछ तय हो चुका है कि गोविंद कांडा ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो उनके सामने भी एक अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन अपनी इस चुनौतियों को किस तरीके से वह पार करते हैं देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। एसडीएम कार्यालय में वह पर्चा भरेंगे और सिरसा विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं गोविंद कांडा, तो उनके सामने अपनी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को किस तरीके से वह पार करते हैं और जो पॉलिटिकल नैरेटिव सभी राजनीतिक दलों की तरफ से बनाया जा रहा है उसको किस तरीके से वह तोड़ते हैं, यह भी एक बड़ी बात है। तो बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज ने ही दिखलाई थी और सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बाकी जो तमाम काम है, जो तमाम चीजें हैं वो पूरी हो चुकी है और औपचारिक ऐलान की खबर भी सबसे पहले हमने ब्रेक की थी। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है और गोविंद कांडा ने इस लिस्ट को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, जो मुझको आशीर्वाद दिया है और जो मुझे दायित्व दिया गया है, इन विकट परिस्थितियों में मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनके इस दायित्व को, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं और इस पर खरा उतरूं। तो इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी यहां पर यह है। तो बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोविंद कांडा आज नामांकन भरेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब एसडीएम कार्यालय में वह पर्चा भरेंगे। सिरसा विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं गोविंद कांडा और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में गोविंद कांडा शामिल हुए थे और औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में लिस्ट भी जारी कर दी है और लिस्ट में गोविंद कांडा का नाम शामिल है। और इस लिस्ट को लेकर गोविंद कांडा ने यह कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, जो उनको आशीर्वाद दिया है, जो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा दायित्व दिया है, उस पर वह जरूर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और इस संबंध में एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज अवगत करवा रहा है। तो बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय में गोविंद कांडा पर्चा भरेंगे। सिरसा विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं गोविंद कांडा। सबसे पहले तो मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, विनोद तावड़े जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे सुभाष बराला जी का और पूरी टीम का, बीजेपी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मेरे ऊपर भरोसा जताकर मुझे जो आशीर्वाद दिया है, टिकट दिया है, मैं उनके भरोसे पे पूरा उतरूंगा। और मैं आज मेरे सिरसा की जनता, एलनाबाद की जनता, रानिया की, पूरे जिला की जनता से प्रार्थना करता हूँ
कि मैं अभी यहाँ से 10 बजे सिरसा से तारा बाबा कुटिया से रवाना होकर इलाहाबाद पहुँच रहा हूँ। फार्म भरने के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें और घर घर तक ये मैसेज पहुँचाएं और घर घर तक मुझे आशीर्वाद देने का मैसेज पहुँचाएं कि मैं इलाहाबाद से भारी मतों से विजयी हूं और आपकी सेवा निरंतर जो समाज सेवा में करता रहा हूं, उसके अंदर जो ये एक सरकार की सेवा और मिलकर मैं आपकी सेवा जारी रखूं। तो पल पल बदलती सियासत में जिस तरीके से मोड़ देखने को मिल रहे हैं, वो तमाम सियासी दलों के सामने, राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच थोड़ा बदलता हुआ समीकरण जरूर है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना इंटरनल सर्वे भी करवाया था और इस इंटरनल सर्वे में सबसे ऊपर नाम गोविंद कांडा का था। और गोविंद कांडा शुरुआत से ही सबसे मजबूत दावेदार, शुरुआत से ही सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहे थे। और ये जानकारी लगातार हम आपको बता रहे थे कि गोविंद कांडा ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे और औपचारिक ऐलान होना बाकी था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दिया और इस लिस्ट में सीधे तौर पर गोविंद कांडा का नाम है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने गोविंद कांडा पर विश्वास जताया है और इस विश्वास पर गोविंद कांडा कितना खरे उतरेंगे ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन आपको बता दें, गोविंद कांडा ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया है, जो उन पर विश्वास जताया है, वो उस पर जरूर खरा उतरेंगे। चलिए आपको बता दें कि इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। लेकिन यहां पर जानना और समझना बेहद जरूरी यह है, क्योंकि गोविंद कांडा का अपना एक राजनीतिक रसूख है, अपना एक उनका जनाधार है और समाज सेवी के तौर पर उनकी छवि और एक परसेप्शन क्रिएट हो रखा है। और इसके जरिए वह लगातार आगे बढ़ेंगे और मैदान में पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो जनता नाराज है कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर, उनको मनाया जा सके, रिझाया जा सके। तो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, बड़ी चुनौती है। अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर यह है, चूंकि किसान आंदोलन एक तरफ है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गोविंद कांडा पर अपना विश्वास जताया है और गोविंद कांडा का एक अपना नैरेटिव है, एक अपना उनका जनाधार है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जी निश्चित रूप से यश की चुनौती तो इलाहाबाद उपचुनाव अपने आप में एक बड़ी चुनौती और नया क्षेत्र है। इसके साथ साथ जो एक खास बात यह भी है कि अगर गोविंद कांडा की बात की जाए तो वो सीधे रूप में लोगों से मिलते रहे हैं और समाज सेवी के रूप में उनकी छवि है। बीजेपी ने भी 6 महीने के करीब जो मंथन चला है, बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे चला, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, उसके बाद ही टिकट थमाया गया है, उन्हें मजबूत प्रत्याशी माना गया। और अब आप आतिशबाजियों की आवाज सुन सकते हैं, समर्थकों में यहां खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और वे लगातार, अगर गोविंद कांडा की बात की जाए तो वो कहते थे कि जो जेजेपी, बीजेपी और एचएलपी मिलकर चुनाव लड़ेंगी और वे अगर भाजपा उन पर अगर भरोसा जताएगी तो वे मजबूती से अपना चुनाव लड़ेंगे। और साथ साथ यह भी कहा जा सकता है कि इस चुनाव की अगर आबो हवा बदलने जा रही है तो उसके पीछे गोविंद कांडा की मौजूदगी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। एक रोमांच जो पैदा हो गया है, पूरे हरियाणा की सियासत का केंद्र जो है वो इलाहाबाद उपचुनाव बन गया है। और खासतौर पर जब गोपाल कांडा विधायक हैं और उनके अनुज गोविंद कांडा भाजपा में शामिल होते हैं और साथ ही साथ वो टिकट भी उन्हें मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं पूरी पिक्चर कितनी तेजी से बदल रही है। और पूरी पिक्चर पर पूरे हरियाणा की सियासत जो है वो नजर रखे हुए है। और उपचुनाव आज से जो है नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं गोविंद कांडा। तो ऐसे में नई चुनौतियां रहने वाली है। खासतौर पर किसान आंदोलन चला हुआ है और उसमें किसान संगठनों ने ऐलान भी कर दिया है कि गोविंद कांडा आएंगे तो वहां उनका विरोध करेंगे। हालांकि यह बात की जा रही है कि शांतिपूर्ण जो है वो विरोध का तरीका शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा, लेकिन विरोध होगा। तमाम संगठनों से लगातार आह्वान किया जा रहा है, जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन है वो तमाम जो है वो विरोध के मूड में है। देखने वाली बात होगी कि इस चुनौती से गोविंद कांडा कैसे निपटते हैं। और दूसरी चुनौती नए क्षेत्र होगा, उसमें 80 गांव हैं, बड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका ज्यादातर है, तो ऐसे में उन्हें वहां भी लगातार अपनी सरगर्मियां बढ़ानी पड़ेगी। समय कम है लेकिन उम्मीदें ज्यादा है और हौसला बड़ा है, जो नए क्षेत्र में आकर टिकट मांगा और भाजपा में शामिल हुए और अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। जी
बिल्कुल अमित, यहाँ पर एक दूसरी तरफ किस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी क्रिएट किया जा रहा है और इस पॉलिटिकल नैरेटिव को तोड़ना भी अपने आप में गोविंद कांडा के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जब हमारे संवाददाता सुशील ने उनसे बातचीत की थी व्यक्तिगत तौर पर, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, जो जिले के लोग हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, अच्छा स्नेह है और मैं जनता के लिए हर दिन एक बड़ा काम करता हूं, जनसेवा करता हूं और जनसेवी के तौर पर उनकी एक छवि क्रिएट हो रखी है। एक तो चुनौती यहां पर यह हो गई और दूसरी बड़ी बात अगर ये समझे और जाने कि अभय चौटाला के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। जी निश्चित रूप से यश, अगर बात करें जो पहले हमने बात की चुनौतियों की और नकारात्मक जो चीजें रहने वाली हैं उनकी, और अब सब सकारात्मक अगर बातें करें तो गोविंद कांडा कोई नया चेहरा तो है नहीं, वे रणनीतिक रूप से बड़े मजबूत हैं और जमीनी लड़ाई लड़ने में हमेशा विश्वास रखते हैं और लगातार वे जब गोपाल कांडा चुनाव लड़ते हैं तो उनके मुख्य रणनीतिकार और जमीन पर जो लड़ाई लड़ने वाले सबसे अग्रणी योद्धा के रूप में वे हमेशा हमने उन्हें कवर किया है। 2009 में कांडा परिवार की चुनावी जो सियासत थी वो शुरू हुई थी, उसके बाद से लगातार वे 3 चुनावों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है और लोकसभा के चुनाव में भी उनको टर्निंग पॉइंट इस एरिया का माना जाता था, इस सिरसा लोकसभा क्षेत्र का। और ऐसे में वे लोगों से जो लगातार उनका जुड़ाव रहा है, उसी वजह से एक समाज सेवी के रूप में एक बड़ी छवि है। ये एक सकारात्मक पक्ष है गोविंद कांडा का, लड़ाई लड़ना, निरंतर लड़ाई लड़ना, भूखे प्यासे रहकर लड़ना और साथ साथ जो है लोगों से आम आदमी की तरह मिल बैठकर उनसे बात करना, ये सकारात्मक पक्ष है। और दूसरी बात से अगर अभय सिंह चौटाला की बात करें, अभय सिंह चौटाला एक गढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनके पारिवारिक गढ़ लगातार रहा है। अगर शुरू से ऐलनाबाद के गठन की जब सीट बनी थी तब से बात करें तो दबदबा अगर रहा है तो वो चौटाला परिवार के लोगों को रहा है। कांग्रेस को भी 2 बार मौका, 3 बार के करीब मौका मिला है, लेकिन जो 2 बार मौका मिला वो ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र पुराना था। अब यह ऐलनाबाद क्षेत्र 2008 में परिसीमन के बाद नया बन चुका है। इसमें अब तक जो है किस्मत जरूर आजमाई भाजपा ने भी, कांग्रेस ने भी, लेकिन जीत नहीं मिली। अब अगर देखा जाए तो अब अगर एक मजबूत चुनौती जो अभय सिंह के सामने भी होने वाली है। और दरअसल एक अभय सिंह के पीछे एक नकारात्मक कारण यह भी दौड़ रहा है कि 6 महीने पहले जब 28 जनवरी को अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, उस समय कृषि कानूनों के नाम पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन कानून वहां के वहीं खड़े हैं और अभय सिंह मैदान में दोबारा से उतर आए हैं। तो एक नकारात्मक कारण यह भी है। और चढ़ूनी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने भी बयान दिया कि अभय सिंह चौटाला जिन कारणों को लेकर इस्तीफा देने के लिए उतरे थे वो कारण अब भी वैसे ही हैं, तो उनका चुनाव लड़ना समझ नहीं आता। तो एक नकारात्मक कारण अभय सिंह के साथ यह भी जुड़ता है और अब अभय सिंह के सामने गोविंद कांडा के रूप में चुनौती आ रही है, तो यह भी उनके लिए एक बड़ी बात होगी और रोमांचकारी है चुनाव रहने वाला है। जी बिल्कुल अमित, यहाँ पर और ये भी समझने की बात है, चूंकि आंकड़ों के जरिए पता लगता है और ये समझ आता है कि 50% से ज्यादा जो वोट है वो जाटों का वोट है और ऐसे में उनको रिझाना और लुभाना एक अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऐसे में जातिगत राजनीति कितना हावी रहने वाली है इस इलाहाबाद चुनाव में, या फिर पहले की अगर बात करें 2014 या 19 की, तो कितनी हावी रही? बिल्कुल, ये आपका जो सवाल है वो बड़ा वाजिब है कि जातिगत समीकरण हर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐलनाबाद के मामले में खास तौर पर यह बात जुड़ती भी है, क्योंकि ऐलनाबाद जो है वो जाट बहुल इलाका है, लेकिन 1,90,000 के करीब जो वोट हैं उनके अंदर अगर 65,000 के करीब जाटों की संख्या है। जाट ही उम्मीदवार लगातार जब से जीतते आ रहे हैं। 2009 में परिसीमन के बाद यह सीट 2008 में परिसीमन के बाद ओपन हुई थी और इसमें दड़वा विधानसभा क्षेत्र को मर्ज कर दिया गया है। दड़वा विधानसभा क्षेत्र भी जाट बहुल इलाका था और ऐलनाबाद ओपन होने के बाद इस सीट से लगातार जो जीत रहे हैं वो चौटाला परिवार जीत रहा है। 2010 में उपचुनाव में अभय सिंह जीते थे और उसके बाद 2014 में और 19 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। तो ऐसे में अगर आप मान सकते हैं कि यह जाट बहुल इलाका है, लेकिन इसमें नॉन जाट का वोट बहुत है और उसी नॉन जाट के और फैक्टर पर ही काफी फैक्टर देखे गए होंगे निश्चित रूप से। जब अभय सिंह के मुकाबले में गोविंद कांडा को उतारने की तैयारी की गई तो तमाम तरह के जो सर्वे हुए होंगे, तमाम तरह की इंटरनल रिपोर्ट तैयार की गई होगी बीजेपी की ओर से भी, उसके बाद ही नॉन जाट उम्मीदवार उतारा जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा कारण होगा, क्योंकि अगर बात वोटों की करें तो 65,000 के करीब जो वोट माने जाते हैं जाटों के, इसके अलावा
वोट करीब 1.25 लाख वोट जो है वो नॉन जाट के भी हैं। तो तमाम जातिगत समीकरण रहेंगे, लेकिन यह बात रहेगी कि कौन किसको कितना लुभाता है। मेरे साथ सहयोगी लगातार जो अभी इस चुनाव पर निगरानी रखे हुए चंडीगढ़ से भी और आज सिरसा भी पहुंचे हैं, रवि कालीरमण जी। अब मैं इनसे कहूंगा कि वे भी अब जब आए हैं सिरसा में तो किस प्रकार का माहौल उन्हें नजर आता है, उनसे भी एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं। जी कालीरमण जी, क्या आप जब आए हैं उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ है? देखिए अमित, जिस प्रकार की जो रणनीति जो तैयार की गई थी बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से जो चीजें कहीं ना कहीं सामने आ रही थी कि एक अनुशासन की पार्टी है, कि अनुशासनिक तौर पर जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मैदान में उतारा जाए। तो गोविंद कांडा का नाम सामने आता है। लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि गोविंद कांडा जो है वो एलनाबाद से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि आज औपचारिक तौर पर उनकी है घोषणा हो चुकी है, 10 बजे वो यहां से निकलेंगे और निकलने के बाद 11 बजे उनका नॉमिनेशन है। तो कहीं ना कहीं जब बात अनुशासन की आती है तो गोविंद कांडा का नाम आना सबसे अहम बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लंबे समय से वो एक समाज सेवा कर रहे हैं। दोनों ब्रदर्स हैं, या फिर लगातार जिस प्रकार से उन्होंने कोविड काल में अपने लोगों की सेवा की है, या फिर और जो भी दिक्कतें जो भी आई हैं यहाँ सिरसा क्षेत्र के लिए, या उसमें सबसे आगे अहम रोल निभाने वाला जो है कांडा ब्रदर्स हैं। तो ऐसे में एक पुराना चेहरा है, लोग उनको जानते हैं। हालांकि क्षेत्र जो नया है वो थोड़ी सी इनके लिए चुनौती हो सकता है। कहीं ना कहीं इनेलो का गढ़ रहा है इलाहाबाद, लंबे समय से इनेलो के लोग वहां राज करते रहे, लेकिन उनके लिए भी एक नेगेटिव पॉइंट ये है क्योंकि कहीं ना कहीं जो लंबे समय से वो राज तो कर रहे हैं लेकिन लंबे समय से अपने हलके के विकास को नहीं करवा पा रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें भी उनके खिलाफ खड़ी होती हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार से किसानों के समर्थन में उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, 27 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया कि मैं किसानों के समर्थन में इस्तीफा देता हूं, जब इन पे सरकार इनको वापस नहीं ले लेती तब तक मैं विधानसभा का सदस्य नहीं रहने वाला। अब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो दोबारा सामने इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में किसान जो लोग हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं खोता हुआ जो जनाधार था इनेलो का, कहीं ना कहीं जो बीजेपी में शिफ्ट, माफ कीजिएगा जेजेपी में शिफ्ट हो गया था, आज वो खोता हुआ जनाधार वो किसानों की बदौलत दोबारा से बचाने का प्रयास अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। साथ ही जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चडूनी, उन्होंने साफ कर दिया कि उंगली कटाकर जो है अभय सिंह चौटाला शहीद होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं अभय सिंह के खिलाफ चुनौती के रूप में काम कर रही है। तीसरी बात करूं, उनके सहयोगी रहे थे, किसी टाइम पे उनके अच्छे साथी थे पवन बेनीवाल, अब वो उनके खिलाफ मुखर हो गए हैं। आपने देखा पिछले इलेक्शन में किस प्रकार की टिप्पणियां की गई, किस प्रकार के एक दूसरे पे आरोप लगाए गए, ये तो नशा तस्कर है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, वो एक दूसरे को गुंडा बताने में जो है दोनों दल कहीं ना कहीं लगे रहे। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है गोविंद कांडा के आने के बाद बहुत तेजी से बदला है। और इस चुनावी समीकरण की मैं बात करूं, आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ भी इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं जो जातिगत आधार पे भी बात कर लीजिए, गोविंद कांडा फिट बैठते थे बीजेपी के लिए, अनुशासन के तौर पर भी फिट बैठते थे, लोगों के एक इंटरेक्शन जो है उनकी उस तौर पर भी फिट बैठते थे। तो तमाम जो चीजें थी बीजेपी के लिए सबसे बेहतर जो कार्यकर्ता, बीजेपी के सबसे जो बेहतर जो कैंडिडेट थे वो गोविंद कांडा फिट बैठते थे। ऐसे में अब आने वाला जो इलेक्शन है त्रिकोणीय होता है तो जाहिर सी तो बात है कि बीजेपी को उसको बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि माना यही जाता है कि जो विरोधी हैं जो अभय सिंह चौटाला की, वो पवन बेनीवाल की तरफ जाएंगे अगर बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे। और जो बाकी जो लोग बचते हैं वो कहीं ना कहीं विकास की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि लगातार विकास ना होने के कारण एक बड़ा मसला यहाँ है। लोगों को जो गांव की बात करें वो पिछड़ गया, पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई के पानी की समस्या है, तो तमाम ऐसी समस्याएं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार के साथ भी लोग जाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो भी जो एडवांटेज है वो बीजेपी को आएगा। और नॉन जाट चेहरा होने की वजह का जो एडवांटेज है वो ऑब्वियस जो है बीजेपी की तरफ आता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि बीजेपी नॉन जाट और जाट पॉलिटिक्स पर खेल करती है। कहीं ना कहीं ये भी जो है चीजें हैं जो अगर ये फैक्टर रहने वाला है, जातिगत समीकरण रहने वाले हैं, तो वो भी गोविंद कांडा के पक्ष में जाने वाले हैं। जी, वरिष्ठ सहयोगी रवि कालीरमण जी जिस प्रकार से अपना विश्लेषण दे रहे थे, तो वो निश्चित रूप से यश एक बड़ा विश्लेषण है, बड़ा एक रिपोर्ट कार्ड से उन्होंने जो तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात की जाए तो इस चुनाव में जो एक समाज सेवी के रूप में उनका चेहरा है वो बड़ा काम करने वाला है और नॉन जाट के लोगों में पहले से भी लोकप्रिय
गोपाल कांडा और गोविंद कांडा है, तो एक उनकी छवि जो है श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा हैं और पहले से एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और अब जो भाजपा नेता बन गए हैं, नए भाजपा नेता बने और नई लड़ाई। हालांकि एक बात यह सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि भाजपा का कल्चर और हरियाणा लोकहित पार्टी का कल्चर एक जैसा ही है। काडर जो है वो भाजपा का बड़ा है, राष्ट्रीय पार्टी है और उसमें एक तरह से गोविंद कांडा के शामिल होने के बाद जो है वो एक मजबूती इस सीट से दिखाई दे रही है। भाजपा को भी इससे बड़ा लाभ होने वाला है। जी बिल्कुल अमित, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि दर्शकों को हम ये भी समझा देते हैं, चूंकि एलनाबाद के महासंग्राम को लेकर बात हो रही है, तो एलनाबाद का जो इतिहास रहा है ये भी समझाना बहुत जरूरी है। तो ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको और ये समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर समीकरण तो बदल रहा है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझिए कि एलनाबाद का चुनावी इतिहास क्या रहा है और किस पार्टी का दबदबा रहा और पल पर बदलती सियासत के साथ वर्तमान स्थिति को तोलिए तो कहां पर खड़ी होती है। तो यहां पर अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि किस तरीके से जो एलनाबाद की सियासत है, जो एलनाबाद का जो राजनीतिक सफर रहा वो क्या रहा। तो 1967 में पहली बार चुनाव हुआ था। प्रताप सिंह चौटाला कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे। तो एलनाबाद का चुनावी इतिहास हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। प्रताप सिंह चौटाला देवीलाल के मंझले हैं। वह 1968 में विशाल हरियाणा पार्टी के लालचंद खोड़ विधायक बने। लालचंद खोड़ ने कांग्रेस उम्मीदवार ओपी चौटाला को हराया। वहीं चौटाला ने अदालत में इस चुनाव को लेकर चुनौती दे दी थी। अदालत ने चुनाव रद्द कर दिया था। फिर लगातार और जो चुनौतियां हैं वो सामने खड़ी हो गई थी। बात करें 1970 की, तो 1970 में हुए उपचुनाव में ओपी चौटाला एलनाबाद से विधायक बने। 1972 में कांग्रेस के बृजलाल गोदरा विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी के भागीराम विधायक चुने गए। और बात करें 1982 की और 87 की, तो लोकदल के भागीराम ने चुनाव जीता था। 1991 में कांग्रेस के मनीराम केहरवाला विधायक बने। 1996 और सन 2000 के चुनाव में भागीराम एक बार फिर से विधायक बने। 2005 में इनेलो के डॉक्टर सुशील इंदौरा विधायक निर्वाचित हुए। वहीं 2009 में इनेलो से ओपी चौटाला विधायक बने। फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से सियासी सफर बदलता है। तो चौटाला उचाना से भी विधायक थे, इसलिए उन्होंने एलनाबाद से इस्तीफा दे दिया था। 2010 में हुए उपचुनाव में अभय चौटाला विधायक चुने गए थे। यहां पर देखिए किस तरीके से सियासत बदलती है। 2014-19 में भी अभय जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2021 में किसानों के समर्थन में अभय ने इस्तीफा दे दिया था। और अब आप परिस्थितियां देख रहे हैं किस तरीके से पैदा हो रखी है। और अभय के इस्तीफे के बाद एलनाबाद में एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहा है। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।